एक अफवाह और दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। जी हाँ, आज हम फ्रांसीसी क्रांति की उस कहानी में उतरेंगे जिसने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द दिए, और ये भी दिखाया कि कैसे आम लोग एक बहुत ही ताकतवर शासन को उखाड़ फेंक सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। जरा उस मंजर को सोचिए। पेरिस की सड़कों पर जबरदस्त दहशत का माहौल है। अफवाहें आग की तरफ फैली हुई हैं कि राजा की सेना आम लोगों पर गोलियां चलाने वाली है। अब इस डर के जवाब में हजारों आम लोग, औरतें और मर्द मिलकर अपनी खुद की एक सेना बना लेते हैं। उनका मकसद एक ही था, हथियार ढूंढना, और उनकी नज़र थी बास्तील के किले पर, जो उस वक्त राजा की निरंकुश शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। लेकिन ये जो गुस्सा था, ये सिर्फ एक दिन का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालों से दबे हुए गुस्से, जबरदस्त असमानता और रोज की मुश्किलों का नतीजा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हालात इतने खराब हुए कैसे? चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं और उन असली वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस क्रांति की आग को भड़काया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। क्रांति की इस आग को समझने के लिए हमें पहले उस समाज को देखना होगा जिसमें ये चिंगारी सुलग रही थी। ये दौर था प्राचीन राजतंत्र का, एक ऐसा सिस्टम जो टूटने की कगार पर था। तो हुआ ये कि जब लुई 16वें गद्दी पर बैठे, तब फ्रांस का खजाना लगभग खाली हो चुका था। सोचिए, एक तो सालों से महंगे युद्ध चल रहे थे, ऊपर से वर्साई का वो आलीशान महल, उस पे पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था, और तो और ब्रिटेन से बदला लेने के लिए अमेरिकी कॉलोनियों की आज़ादी की लड़ाई में भी मदद कर दी। इन सब का नतीजा ये हुआ कि देश पर 2 अरब लिव्र से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। मतलब सरकार दिवालिया होने वाली थी। अब ये समाज था कैसा? सोचिए, एक पिरामिड की तरह, जो 3 हिस्सों या एस्टेट में बटा हुआ था। सबसे ऊपर थे पादरी और कुलीन वर्ग, और सबसे नीचे, मतलब देश की लगभग 97% आबादी, वो थी तीसरे एस्टेट का हिस्सा। इसमें किसान, मजदूर से लेकर पढ़े लिखे वकील और अमीर व्यापारी तक लगभग हर कोई शामिल था। और असली प्रॉब्लम वो शुरू होती थी यहीं से। पहले 2 एस्टेट यानी पादरी और कुलीन, जिनके पास देश की ज्यादातर जमीन और दौलत थी, उन्हें टैक्स देने से पूरी तरह छूट मिली हुई थी। इसका सीधा मतलब ये था कि देश चलाने का, युद्धों का और राजा की शान शौकत का सारा आर्थिक बोझ अकेले उस 97% आबादी पर था जो तीसरे एस्टेट का हिस्सा थी। और इस आर्थिक बोझ के साथ साथ प्रकृति का कहर भी था। जब भी फसल खराब होती, जीविका संकट पैदा हो जाता था। मतलब लोगों का जो मुख्य भोजन था, रोटी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगती थीं। आम परिवारों के लिए पेट भरना भी नामुमकिन हो जाता था, और इस भुखमरी से पूरे देश में गुस्सा और दंगे भड़क उठते थे। तो इस घुटन भरे माहौल में तीसरे एस्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके बीच नए और क्रांतिकारी विचार फैल रहे थे। ये कहावत कुलीन मकड़ी है, किसान मक्खी, उस समय की भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। लोगों को अब ये साफ साफ महसूस होने लगा था कि कुलीन वर्ग एक परजीवी की तरह उनका खून चूस रहा है। और इन विचारों को हवा दी कुछ महान दार्शनिकों ने, जैसे जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया, भाई राजा को शासन करने का अधिकार भगवान से क्यों मिलना चाहिए? सरकार जनता की मर्जी से क्यों नहीं बन सकती? क्यों न सरकार की ताकत को बांट दिया जाए ताकि कोई एक अकेला इंसान तानाशाह न बन सके? इन सवालों ने जन्म पर आधारित प्रिविलेजेस की पूरी व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। तो चलिए अब वापस आते हैं 1789 की उन तूफानी घटनाओं पर, और देखते हैं कि कैसे ये सालों से दबा हुआ गुस्सा आखिरकार एक जबरदस्त क्रांति के रूप में फूट पड़ा। संकट का असली विस्फोट तब हुआ जब राजा ने नए टैक्स लगाने के लिए 1775 सालों के बाद एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। लेकिन यहाँ एक पेंच था। पुरानी व्यवस्था के हिसाब से हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होता था। इसका मतलब पादरी और कुलीन वर्ग हमेशा 2-1 के बहुमत से तीसरे एस्टेट को हरा देते थे। तो तीसरे एस्टेट ने एक सीधी सी मांग रखी, हर सदस्य को एक वोट का अधिकार मिले। लेकिन राजा ने इस जायज मांग को खारिज कर दिया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। राजा के इस इनकार से नाराज होकर तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने खुद को पूरे फ्रांस का प्रवक्ता घोषित कर दिया और पास के ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने कसम खाई कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते।
यही वो ऐतिहासिक पल था जिसे टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, जब क्रांति ने सही मायनों में जन्म लिया। इसके फौरन बाद नेशनल असेंबली ने इतिहास के सबसे अहम दस्तावेजों में से एक तैयार किया, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक जबरदस्त ऐलान था। इसने पहली बार कहा कि सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हैं और स्वतंत्रता, संपत्ति और सुरक्षा जैसे अधिकार प्राकृतिक हैं, मतलब उन्हें कोई छीन नहीं सकता। पेरिस में बास्तील के किले पर हमले और आम लोगों के बढ़ते दबाव को देखते हुए नेशनल असेंबली ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। 4 अगस्त 1789 की एक ही रात में उन्होंने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। पादरी और कुलीन वर्ग के सारे विशेष अधिकार, उनके टैक्स न देने के अधिकार, सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया गया। ये एक ऐसी सामाजिक क्रांति थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन क्रांति की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। अब हम क्रांति के उस दौर में जा रहे हैं जो और भी ज्यादा उग्र, खूनी और अप्रत्याशित था, और जिसका अंत एक ऐसे सम्राट के उदय के साथ हुआ जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ी, ये और ज्यादा रैडिकल होती गई। रॉबेस्पियर जैसे नेताओं के नेतृत्व में जैकोबिन जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक क्लबों का असर बढ़ने लगा। वो सिर्फ संवैधानिक राजशाही से खुश नहीं थे, वे राजशाही को पूरी तरह से खत्म करके फ्रांस को एक गणतंत्र यानी एक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। और उन्होंने ऐसा ही किया। ये अतीत से एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ब्रेक था। 21 जनवरी 1793 को राजा लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में सबके सामने गिलोटन से मार दिया गया। एक राजा को इस तरह सजाए मौत दिए जाने की खबर ने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी, और यहीं से शुरू हुआ क्रांति का सबसे खूनी और कुख्यात दौर, आतंक का राज। 1793 से 1794 तक चले इस आतंक के राज में रोबेस्पियर ने गणतंत्र के दुश्मनों को खत्म करने के लिए बहुत क्रूर तरीके अपनाए। उनका मानना था कि आतंक ही न्याय है, लेकिन जैसा कि डेस्मोलिन्स जैसे नेताओं के विचारों से पता चलता है, इस बात पर जबरदस्त बहस थी कि क्या आज़ादी और बराबरी के आदर्शों की रक्षा के लिए इतनी हिंसा और क्रूरता जरूरी है। और विडंबना देखिए, आतंक का ये दौर खत्म हुआ खुद रोबेस्पियर की मौत के साथ, जिसे भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता का एक दौर आया। शासन बहुत कमजोर था, और इसी राजनीतिक खालीपन का फायदा उठाकर एक युवा और बेहद महत्वाकांक्षी मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इतनी उथल-पुथल, हिंसा और बदलाव के बाद आखिर इस फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को दिया क्या? चलिए अब इसकी उस स्थायी विरासत पर ध्यान देते हैं जिसके विचार आज भी हमारे साथ हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ फ्रांस की कहानी बनकर नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया गया। नेपोलियन की हार के बहुत बाद भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इसके आदर्शों ने दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए होने वाले संघर्षों को प्रेरणा दी। इसने यूरोप से सामंतवाद को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई और इस विचार को फैलाया कि सरकार का अधिकार जनता से आता है, किसी राजा या भगवान से नहीं। और इसका असर सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था। क्रांति के विचारों की गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई दी। मिसाल के तौर पर भारत में राजा राम मोहन रॉय जैसे महान समाज सुधारक फ्रांसीसी क्रांति से निकले तर्क, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के नए विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने इन विचारों का इस्तेमाल भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए किया। और अब हम आपको एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्रांति ने मनुष्य के सार्वभौमिक अधिकारों की बात तो की, लेकिन ये अधिकार महिलाओं को नहीं दिए गए। यही नहीं, अपने उपनिवेशों में दास्ता को फिर से लागू कर दिया गया। तो यह हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। स्वतंत्रता और समानता का रास्ता अक्सर सीधा नहीं होता, बल्कि ये जटिल और विरोधाभासों से भरा होता है। एक ऐसा संघर्ष जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में जारी है।